हसनपुर गांव में रहने वाले धनीराम के 3 बेटे थे। उनमें सबसे बड़ा जगदीश, मंझला बेटा धीरज और सबसे छोटा बेटा था राजू। धनीराम की पत्नी का स्वर्गवास पहले ही हो चुका था और अब कुछ दिनों से धनीराम की तबीयत भी खराब ही चल रही थी। तीनों बेटे लगातार अपने पिता की सेवा कर रहे थे, लेकिन एक दिन अचानक धनीराम का भी देहांत हो गया। पिता के देहांत के बाद तीनों भाइयों ने आपसी सहमति से घर की चीजों का बंटवारा कर लिया। घर की सभी चीजों का बंटवारा तो हो गया, लेकिन एक घोड़ी रह गई। सभी ने मिलकर फैसला किया कि घोड़ी को बेच देंगे और उससे मिले पैसों को आपस में बांट लेंगे। उन तीनों भाइयों में सबसे बड़ा जगदीश था, इसलिए दोनों भाइयों ने घोड़ी को बेचने की जिम्मेदारी उसे दी। ठीक है, अगर तुम लोगों का यही फैसला है तो मैं कल ही इस घोड़ी को बेचने के लिए जाता हूँ। और दूसरे दिन जगदीश घोड़ी को सजाकर उसे बेचने के लिए निकल पड़ा और रास्ते में चलते वक्त उसे जैसे ही कुछ लोग दिखते, वो जोर जोर से चिल्ला पड़ता, घोड़ी ले लो घोड़ी, हमारी सुंदर घोड़ी, पहले आओ पहले पाओ, इससे अच्छी घोड़ी और कहीं नहीं मिलेगी, सबसे सुंदर सबसे मेहनती। मगर उसे कोई खरीदार नहीं मिला। अब चलते चलते वो घने जंगल की तरफ आ गया। शाम होने को आ गई, मगर अभी तक उसे कोई खरीदार नहीं मिला। अब तो जंगल के बीच वैसा भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तभी जंगल के बीच उसे एक झोपड़ी दिखाई पड़ी। पानी पीने के लिए वो रुका और आवाज लगाने लगा, अंदर कोई है? कोई है क्या? झोपड़ी के अंदर एक बूढ़ा आदमी अपने 2 बेटों के साथ रहता था। उसका नाम दयाल राम था। अरे देखो बेटा, ऐसा लग रहा है बाहर कोई आवाज दे रहा है। जी पिताजी, अभी देखता हूँ। उसका बड़ा बेटा बाहर जाता है और जगदीश से पूछता है, क्या बात है और आप कौन है? अरे भाई, दिन भर चलते चलते थक गया हूँ, क्या थोड़ा पानी मिलेगा पीने को? तभी वो लड़का जाकर अपने पिता से कहता है, पिताजी, एक आदमी आया है और उसके साथ बहुत सुंदर घोड़ी भी है, वो पीने के लिए पानी मांग रहा है। अच्छा रुको, मैं भी चलता हूँ। फिर वो बूढ़ा आदमी अपने दोनों बेटों के साथ बाहर आता है। जी, बात यह है कि मैं इस घोड़ी को बेचने के लिए सुबह से निकला हुआ हूँ, लेकिन अभी तक कोई खरीदार नहीं मिला। सारा दिन चलते चलते अब मुझे बहुत प्यास भी लग गई। क्या मुझे थोड़ा पानी मिल जाएगा? आपका बहुत बहुत आभार होगा मुझ पर। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा, इनके लिए पानी लेकर आओ। और तभी उसका छोटा बेटा अंदर जाता है और पानी लेकर आता है। बेटा, वैसे ये घोड़ी तुम क्यों बेचना चाहते हो? अब क्या बताऊं तुम्हें बाबा, हमारी माँ हमें बचपन में ही छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी और अब पिताजी का भी देहांत हो गया। ये घोड़ी बेचकर हम तीनों भाइयों को इसका बंटवारा करना है, इसलिए मैं इसको बेचना चाहता हूँ। तुम्हारी घोड़ी तो है बहुत ही सुंदर, लेकिन है बहुत मनहूस। जहां भी जाएगी वहां नुकसान ही करवाएगी। जी, मनहूस? वो क्यों भला? मनहूस नहीं तो और क्या कहूँ। इसकी वजह से बचपन में तुम्हारी माँ मर गई, फिर पिताजी, और इसके आते ही अब हमारे घर में रखा मटका भी फूट गया। अब तो इसने हमारे भी नुकसान करा दिया। वैसे एक बात बताओ, इस घोड़ी को कितने में बेचोगे? अब तो जो भी मिल जाए इस मनहूस घोड़ी का। मैं तुम्हें इस घोड़ी के 150 रुपए दे सकता हूँ। तुम तीनों भाई 50-50 रुपए आपस में बांट लेना। वैसे भी इस घोड़ी की कोई जरूरत नहीं है। बेचारा जगदीश उस लालची बुढ़े की बातों में फंस गया। रास्ते में चलते चलते उसे एहसास होता है कि उस बूढ़े ने ठग लिया है। उसे बहुत अफसोस भी होता है। रात बहुत हो चुकी थी, जिसके चलते उसके दोनों छोटे भाई उसकी राह देख रहे थे। तभी जगदीश घर पहुंच जाता है। उसके साथ घोड़ी ना देखकर दोनों भाई समझ गए कि घोड़ी बिक गई है। अब क्या बताऊं कि मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। उस बुढ़े ने मुझे ठग लिया। भैया, आप उदास मत होइए, उस बुढ़े से तो हम अपना हिसाब कर लेंगे। हाँ भैया, बहुत रात हो चुकी है, अब आप पहले खाना खा लीजिए और फिर आराम कर लीजिए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रात जंगल के बीच उस दयाल राम की झोपड़ी के बाहर एक लड़की के रोने की आवाज आती है। तभी वो अपने बेटों से कहता है, अरे बाहर जाकर देखो तो ये आधी रात को कौन रो रहा है। तभी दोनों बेटे बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ एक औरत लंबा सा घूंघट किए रो रही थी। अरे तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? जी, मेरा नाम राधिका है और मेरे पति ने मुझे बांझ कहकर घर से निकाल दिया है। ये सुनते ही दोनों लड़कों के मन में लड्डू फूट जाते हैं।
दोनों सोचने लगे कि वो उसे घर ले जाकर शादी कर लेंगे। हाँ, जरूर चलूंगी, पर क्या? तुम भी मुझे कहीं भगा तो नहीं दोगे? अरे नहीं नहीं, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तभी दोनों लड़के उसे घर में लेकर आ जाते हैं। अरे ये कौन लड़की है और इसको यहाँ किस लिए लाए हो? पिताजी, इसका कोई नहीं है और हमारे घर में कोई औरत भी नहीं है। ये यहाँ रहेगी तो कम से कम चूल्हा चौका तो संभाल ही लेगी। हाँ पिताजी, वैसे भी हम सारा दिन काम पर रहते हैं, कम से कम घर आकर खाना तो पका पकाया मिल जाएगा। बुढ़ा तो था ही लालची, सोचने लगा क्यों ना इससे शादी कर लूं, घर तो संभालेगी ही, साथ ही साथ मुझे जवान बीबी भी मिल जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब इसे कुछ खाने के लिए दे दो, फिर ये आराम कर लेगी। और फिर अगले दिन सुबह। तुम हमसे ये पर्दा क्यों करती हो? भला हमसे कैसी शर्म? जी वो हम गैर मर्द के सामने पल्ला ही करते हैं। गैर मर्द और मैं? चलो फिर इस दूरी को भी खत्म किए देते हैं। जी मतलब मैं समझी नहीं। अरे मेरा मतलब है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर तुम्हें कोई ऐतराज ना हो तो। दरअसल मेरे बच्चों को अपनी माँ की कमी बहुत खलती है इसलिए, वरना मुझे कोई शौक नहीं इस उम्र में शादी करने का। भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? तो आप आज ही शादी का जोड़ा मंगवा लीजिए, हम आज ही शादी करेंगे। अरे वाह, ये हुई ना बात। बच्चों जल्दी से अंदर आओ। जी पिताजी, हम दोनों आज ही शादी करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि इससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। अपने पिता के मुंह से ये बात सुनकर दोनों लड़के जो अपनी अपनी शादी की आस लगाए बैठे थे, वो एक दूसरे का मुंह ही देखते रह गए। चलो तो तुम दोनों बाजार जाकर जल्दी से शादी के जोड़े ले आओ, जैसा आपकी इच्छा पिताजी। तभी दोनों भाई बाजार जाते हैं और शादी का जोड़ा खरीद लाते हैं और घर आकर वो राधिका को दे देते हैं। तभी राधिका बड़े बेटे से कहती है, अब तुम जाकर जंगल से कुछ लकड़ियां ले आओ, हम अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेंगे। और छोटे तुम नदी से मटके में साफ पानी भर के ले आओ, हम साफ पानी से स्नान करके शादी का जोड़ा पहनेंगे। और तभी वो दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। उधर बुढ़ा मन ही मन अपनी सुहागरात के बारे में सोचकर खुश हो गया कि तभी उसके सिर पर जोर से एक डंडा पड़ता है। आई मर गया रे, मर गया। तुम? हाँ मैं। ऐसा कहते ही वो अपना घूंघट उठाती है। कौन हो तुम? मैं उसी जगदीश का छोटा भाई धीरज हूँ, जिसकी 15,000 घोड़ी तुमने मात्र 150 रुपए देकर ठग ली थी। ये कहकर धीरज डंडे से बुढ़े की पिटाई करते हुए कहता है, निकाल बुढ़े हमारे 15,000। 15,000 तो मेरे पास नहीं है, पर ये लो 5,000। ठीक है, अभी तो मैं 5,000 लेकर जा रहा हूँ, लेकिन मैं फिर आऊंगा। और ये कहकर धीरज वहां से चला जाता है। तभी बुढ़े के दोनों बेटे वहां आ जाते हैं। अरे ये क्या हुआ पिताजी? अरे बच्चों, उसने तो मुझे मार ही डाला था। वो राधिका कोई लड़की नहीं, बल्कि उस घोड़ी के मालिक जगदीश का छोटा भाई था और अपनी घोड़ी के 15,000 मांग रहा था। अभी मेरे पास 5,000 ही थे, वो उसे लेकर चला गया और फिर आऊंगा कह रहा था। अब की बार आने दो उसे पिताजी। हाँ, तुम अब मुझे अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाना। 2 दिन बाद जगदीश का सबसे छोटा भाई राजू वहां एक वैद्य बनकर जाता है। जड़ी बूटी की दवाई ले लो, तेल ले लो। जरा इस वैद्य को अंदर तो बुलाओ बेटे, ऐसा मारा है उस कमबख्त ने, अभी तक शरीर का दर्द नहीं गया। वैद्य जी, अंदर चलकर हमारे पिताजी को दर्द की दवा दे दीजिए। जैसे ही राजू अंदर जाता है वो कहता है, मुझे ये दवाई इन्हें अकेले में लगानी होगी, दरवाजा बंद करके, वरना इन जड़ी बूटियों का असर नहीं होगा। तब तक तुम लोग जाकर नीम के कुछ पत्ते ले आओ। हाँ हाँ, जल्दी से नीम के पत्ते लेकर आओ तुम दोनों। इसके बाद दोनों भाई जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। तभी राजू डंडा लेकर बुढ़े की पिटाई करने लगता है और उससे अपने पैसे मांगता है। अब तुम कौन हो और मुझे क्यों मार रहे हो? मैं उसी जगदीश और धीरज का सबसे छोटा भाई हूँ, जिसकी घोड़ी तुमने खरीदी थी। तभी बुढ़ा 10,000 रुपए निकालकर उसे दे देता है और कहता है, अरे अब तो मेरी जान बख्श दो, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी राजू अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है और कुछ देर के बाद दयाल राम के लड़के वहां आ जाते हैं। फिर दयाल राम उनको पूरी बात बताता है और उनसे कहता है, बेटा, मुझे अब समझ आ गया,
हमें कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करनी चाहिए।